बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। जस्ट स्टूडेंट्स, कैफ़ 8 का एग्ज़ाम आज 13 तारीख को परफॉर्म किया गया, कंडक्ट किया गया। एंड देन यहाँ पर हमारा जिस तरह से राइस प्लेटफॉर्म पे डिसाइड किया गया है कि जी हमने इस पर डेली बेसिस पर जो जो पेपर परफॉर्म होता जा रहा है, एग्ज़ाम कंडक्ट होते जा रहे हैं, उस पर हम साथ साथ उस पर आपको एक एग्ज़ामिनर कमेंट्स आने से पहले या एग्ज़ामिनर का आंसर आने से पहले उस पर एक थोड़ा सा फीडबैक आपको प्रोवाइड करना है कि ये क्वेश्चंस किस तरह से परफॉर्म होने चाहिए थे इस पेपर का। इन एक्चुअल अगर एनालिसिस किया जाए तो आइदर ये गुड था, एवरेज था, या बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी लेवल जो था उसको मेंटेन किया गया। तो अगर हम बात करें आज के स्प्रिंग 2023 के क्वेश्चन पेपर की, तो दैट वाज ए गुड क्वेश्चन पेपर। ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और ना ही इस तरह से था कि जी यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट इसको परफॉर्म ना कर सके। तो परफॉर्मेंस लेवल अगर देखा जाए, एक एवरेज स्टूडेंट जिसने 3 से 4 बार एटलीस्ट स्टडी टेक्स्ट को कंसिडर किया, रीड किया, रिवाइज़ किया, तो वो यहाँ पर इसको प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकता था। तो जब हम बात करते हैं स्कोरिंग ग्रेड की, जी हमारे पास जो इस टाइम पर अवेलेबल है, टोटल 4 एरियाज़ हैं हमारे पास। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑडिट फ्रेमवर्क, रेगुलेशन एंड प्रोफेशनल एथिक्स की, उसकी वेटेज है हमारे पास 15 to 25। एग्जामिनर ने उसको कंसिडर करते हुए ही 20 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पेपर लिया। देन हमारे पास सेकंड ग्रेड है प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट की। अगेन उसकी वेटेज हमारे पास 15 to 20 मार्क्स की होती है और उसको भी एग्जामिनर ने बाखूबी फॉलो किया। 19 मार्क्स यहाँ से उसने कंसिडर किए। देन ऑडिट एविडेंस एंड इंटरनल कंट्रोल है, दिस इज़ योर मेन ग्रेड। यहाँ से तकरीबन आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा होता है, लाइक 45 to 55 इज़ द एवरेज, और यहाँ पर इस टाइम करंटली उसको 43-44 मार्क्स यहाँ से कंसिडर किए गए हैं। उसमें थोड़ा सा लेवरेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वाले सेक्शन में कुछ एडिशनल मार्क्स इस तरह के हैं जो कि मेन क्वेश्चन 10 मार्क्स का आपके पास आ रहा है इन द रिपोर्टिंग सेक्शन, बट उसका कुछ एरिया या कुछ पार्ट जो है वो इस ग्रेड में फॉल कर रहा है। एंड देन कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग है, तो उसमें से भी 10 to 15 मार्क्स आ रहे होते हैं। 15 मार्क्स को उसने यहाँ पे कवर किया, 3 मार्क्स तकरीबन वहाँ पर शिफ्ट कर रहा है। सो 100 मार्क्स का हमारे पास क्वेश्चन पेपर था। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जब हम मूव करते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर जो आया हुआ है, इसमें मेनली आपके पास रिस्क असेसमेंट का एरिया था कि यहाँ पर आपने बिज़नेस और ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं। अब बिज़नेस रिस्क स्टूडेंट्स को आइडिया है कि बिज़नेस रिस्क में मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस चीज़ को इंश्योर करना कि जी बिज़नेस कहाँ कहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट नहीं कर पाएगा, और ऑडिट रिस्क में ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स कैसे मीट नहीं हो पा रहे होंगे, लाइक उसकी जो ओपिनियन है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बिज़नेस दोनों के रिस्क ही हमने आइडेंटिफाई करने थे। यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको 12 मार्क्स दिए हैं, लाइक 6 मार्क्स फॉर ईच, और आपके पास एरिया था अवेलेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ 6 बिजनेस रिस्क एंड देन डिस्कशन ऑन दिस रिस्क एज ए ऑडिट रिस्क। लाइक ऑडिट पर्सपेक्टिव से आपने आइडेंटिफाई करना है कि ऑडिट रिस्क के कैसे बन रहे हैं। सो यहाँ पर FMCG प्रोडक्ट्स हमने आइडेंटिफाई की कि जी ये FMCG प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्चुअल में सेल की जा रही हैं, और हमारे पास मार्केट शेयर जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया है क्योंकि नए कंपेटिटर्स भी आ गए। अब इस तरह की सिचुएशन में डेफिनेटली हम यहाँ पर कहते हैं कि जी आपने मज़ीद एडिशन करनी है अपने मार्केट शेयर में, तो आपको अपने मार्जिन्स रिड्यूस करने पड़ेंगे। सो यहाँ पर मार्जिन्स जब रिड्यूस होते हैं, अगेन इसकी वजह से क्या होता है कि जी आपको अपनी प्राइसेस रिड्यूस करनी पड़ती हैं बिज़नेस को। कंपेटिटिव एज इस तरीके से ही मिल सकता है। अब कंपेटिटिव एज में जाने के लिए आपको प्राइसेस रिड्यूस करनी है, उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी अगेन रिड्यूस हो जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होगी तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि जी हो सकता है NRV का इशू आ जाएगी, आपका ऑडिट रिस्क बन जाएगा। सेकेंडली हमने बात की कि जी FMCG प्रोडक्ट्स ही हैं हमारे पास, लेकिन इनकी शॉर्ट शेल्फ लाइफ है बिकॉज रॉ मटेरियल जो इसका हम परचेज़ कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे पास इंपोर्टेड रॉ मटेरियल जो है अगर उसको हम मज़ीद कंज्यूम नहीं करते या इसको हम प्रोसेस नहीं करते, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर वो हार्मफुल कंसिडर हो जाएगा या हार्मफुल वाली कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर शॉर्ट शेल्फ लाइफ होने की वजह से अगेन रॉ मटेरियल जो है हो सकता है कि हार्मफुल हो जाए और उसको हमें वेस्ट करना पड़े। इस तरह की सिचुएशन में अगेन ये बिज़नेस को एक लॉस हो रहा है इसकी वजह से। एंड देन अगेन यहाँ पर इसका जो रिस्क है वो इसकी NRV से ही रिलेट कर रहा होगा। लाइक फर्स्ट पॉइंट वॉज रिलेटेड टू फिनिश गुड्स NRV एंड द सेकेंड पॉइंट रिलेट्स टू रॉ मटेरियल्स NRV।
अब यहाँ पर उसके बाद मज़ीद जो पॉइंट आता है दैट इज़ इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, फॉरेन करेंसी रिस्क यहाँ पर हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जब फॉरेन करेंसी की हम बात करते हैं, इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल है, हो सकता है कि फॉरेन करेंसी में हमें पेमेंट्स जब कर रहे हो तो एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए। एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से हमें एक थोड़ा सा लॉस बेयर करना पड़ रहा होगा, अगेन दैट इज़ योर बिजनेस लॉस, और इस चीज़ को हमने अकाउंट फॉर नहीं किया प्रॉपर्ली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट विल रिजल्ट इन ऑडिट रिस्क। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की गई, मार्केट शेयर तो उसमें हम ले ही रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ जब चूँकि हार्मफुल प्रोडक्ट्स के चांसेस भी हैं, लिटिगेशन का भी एक फैक्टर आता है। अब लिटिगेशन हो सकती हैं कंपनी के अगेंस्ट, अगेन FMCG प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह की एंटिटीज़ के साथ, इस तरह के सेक्टर के अंदर आपको लिटिगेशंस का सामना करना पड़ सकता है। अब लिटिगेशन आएगी तो डेफिनेटली ये बिज़नेस का एक लॉस है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव नहीं मीट हो पा रहा होगा, इस वजह से बिजनेस रिस्क कैटेगरी में फॉल कर देगा। एंड देन इस लिटिगेशन को हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज अ प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं किया, या इसकी कंटिजेंट लायबिलिटी जो थी उसको डिस्क्लोज नहीं किया, तो ये ऑडिट रिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद न्यू ERP इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। ERP इम्प्लीमेंटेशन करने की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी एक नया ERP इम्प्लीमेंट होता है तो स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ये करना था कि जो ERP इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करें कि जी इस इम्प्लीमेंटेशन की वजह से प्रॉब्लम ये बनेगी कि स्टाफ को डिस्ट्रप्शन भी आएगी, और सेकेंडली हो सकता है कि टेस्टिंग मैकेनिज़म्स परफॉर्म ना हो रहे बिकॉज प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ भी साथ साथ चल रही हैं। सो इस तरह की सिचुएशन के अंदर हम कहेंगे कि जी यहाँ पर टेस्टिंग परफॉर्म नहीं हुई, बिज़नेस को लॉस ये है कि जी इम्प्लीमेंटेशन भी चल रही थी, स्टाफ भी डिस्टर्ब था, एज अ रिज़ल्ट ऑपरेशनली हम थोड़ा वीक परफॉर्म कर रहे हैं। एंड देन इसका फाइनेंशियल रिस्क फैक्टर अगर देखा जाए तो वो ये है कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो सकता है कि मिस स्टेटमेंट हो रही हो, ERP इम्प्लीमेंटेशन जो की गई उसका हो सकता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं वो अप्रोप्रिएटली जनरेट ना हो रहे हो, या अकाउंटिंग एंट्रीज़ का जो टेस्टिंग परफॉर्म नहीं की गई हो सकता है कि उसकी रिलायबिलिटी रिड्यूस हो जाए। देन लास्ट वन पॉइंट हमारे पास है कि जी बोरिंग्स के थ्रू हमने फाइनेंसिंग करवाई। अब यहाँ पर जितनी भी फाइनेंसिंग हो रही है बोरिंग्स के थ्रू हो रही है, लाइक फर्दर की बात की जा रही थी, लाइक एडिशनल जो हमने प्रोडक्शन भी अपनी ऐड कर रहे हैं प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर, और दूसरे नंबर पे ERP इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों चीज़ें हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटी और ये दोनों बोरिंग्स के थ्रू चल रही हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि जी हम जब बोरिंग्स की बात करते हैं तो इसके साथ कुछ कोवेनेंट्स रिस्ट्रिक्शंस ऐड हो जाती हैं। अब स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना था कि जी रिस्ट्रिक्शंस ऐड हुई हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिया गया। अब यहाँ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैनेजमेंट जो है वो आइडेंटिफाई कर रही होती है कि जी ये रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अगर हमने इसको ब्रीच किया तो हो सकता है कि हम यहाँ पर अपना जो मेन बिज़नेस है, कोर एक्टिविटीज़ हैं, वो सफ़र करना स्टार्ट हो जाए, बिकॉज हो सकता है कि लिक्विडिटी की वजह से हमें फ़ौरन रीपे करना पड़ रहा हो। सेकंड पॉइंट ये है कि जी ऑडिट रिस्क के अंदर अगर देखा जाए तो इस कोवेनेंट को डिस्क्लोज नहीं किया गया इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई करना था कि जी यहाँ पर अगर डिस्क्लोज नहीं किया गया तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक ऑडिट रिस्क के तौर पे प्रेजेंट हो रहा होगा। दूसरा पॉइंट है हमारे पास जी चैप्टर नंबर 13 से रिलेट करता है एथिक्स। स्टूडेंट्स एथिक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्वेश्चन भी ईजी था, इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं था, ये आपके पास एक नॉर्मल एवरेज लेवल पे ही क्वेश्चन आया कि जो बच्चा इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करके गया हुआ इस एरिया को वो बड़ी इजीली इसको सॉल्व कर लेगा, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ बीच में नहीं इंसर्ट की गई। लाइक यहाँ पर आपके पास एक स्टांस था कि जी स्ट्रिक्ट डेडलाइन है फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, तो आपको पता है इसकी वजह से एक इंटिमिडेशन थ्रेट अराइज होता है दैट विल अल्टीमेटली कंसिडर टू बी एज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। आप इसको किसी एक कैटेगरी में लाजमी तौर पे रिकग्नाइज करवाएं। और दूसरी तरफ आपके पास है कि जी यहाँ पर स्टाफ खुद से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करके दे रहे हैं, सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी अराइज हो रहा होगा, ये आइडेंटिफाई करना था। फिर उसके बाद अगेन 6 मार्क्स हैं तो आपने इस पर कुछ सेफ गार्ड्स भी साथ साथ डिफाइन करने हैं। यहाँ पर एक्चुअली 2 पॉइंट्स मैंने बोल दिए थे कि रिस्क यानी यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल आइडेंटिफाई, थ्रेट आइडेंटिफाई करना और उसका सेफ गार्ड, तो सेफ गार्ड इसमें नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ उसी थ्रेट को ही मज़ीद हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे। लाइक यहाँ पर हम अपना थ्रेट आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन उसी को ही फर्दर एलैबोरेट कर रहे होंगे। 3 मार्क्स फॉर ईच हमारे पास यहाँ पर थ्रेट टू इंडिपेंडेंस के आ जाएंगे।
और टोटल 6 मार्क्स बन रहे होंगे। फिर उसके बाद इसी का पार्ट बी था, तो इस पार्ट के अंदर भी अगेन हमें यहाँ रिक्वायरमेंट्स के अंदर अगर आप देखें तो एक भरमार की गई हुई है रिक्वायरमेंट्स की। आइडेंटिफाई द थ्रेट टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, फिर उसके बाद उसी की डिस्कशन है कि जी इससे आप एक्सेप्टेंस ऑफ इंगेजमेंट पर क्या इम्पेक्ट आ रही हैं, उसको आप किस तरह से इवेलुएट करेंगे, एंड देन आपने उस पर सेफ गार्ड्स भी बताने हैं। सो 3 चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो आपने अब यहाँ पर देखा 10 मार्क्स हैं, उस हिसाब से ही आपने बी रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल करना है। अब यहाँ बी रिक्वायरमेंट के अंदर अगर हम क्वेश्चन को देखें तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट हो रहे थे हम, और इसके अंदर यहाँ इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक इस तरह की इंडस्ट्री है जहाँ पार्टनर ने पहले काम किया और एक सिर्फ सीनियर आपके पास जिसने काम किया हुआ, इसके अलावा कोई स्टाफ आपके पास अवेलेबल नहीं है जिसने पहले इस पर काम किया और यहाँ प्रीवियस एक्सपीरियंस हो उसका। तो अब इस सिचुएशन के अंदर लाइक सीनियर से मुराद सुपरवाइज़र है आपका। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ने आइडेंटिफाई करना था कि जी यहाँ सबसे बड़ा इशू किस चीज़ का आ रहा है। तो सबसे बड़ा इशू है कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर का। लाइक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो है, और दूसरे नंबर पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी था किसी हद तक कि जी हम यहाँ पर अपना सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आइडेंटिफाई करें कि ये क्लाइंट जो है वो फर्स्ट टाइम हमारे पास इस तरह का इंश्योरेंस का क्लाइंट आया रहा होगा। तो डेफिनेटली फर्म की कोशिश होती है कि हमारे पास कोई अगर स्पेसिफिक नेचर का एक पहला क्लाइंट आ रहा है तो उसको ऐड करें ताकि मज़ीद बिजनेस भी इसमें लिया जा सके। तो ये एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, एंड सेकेंडली हमारे पास यहाँ पर आपके जो कॉम्पिटेंसी ऑफ टीम मेंबर्स है वो आ जाएगी। अब यहाँ अगेन आपके पास इवैल्यूएशन किस तरीके से करनी है, इसमें आपने डिस्कस करना था मैनेजमेंट के साथ कि जी हम ये फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, और डेफिनेटली इंटरनली स्टाफ को ट्रेन भी आपने करना है, सारी चीज़ें आ रही होंगी, और सेफ गार्ड इस पर कुछ अप्लाई करने थे, इंक्लूडिंग कि जी आप यहाँ पर इंगेजमेंट टीम पर्सोनल वो ऐड करें जिनका इस एरिया में एक्सपर्टीज़ हों, आप एक्सपर्ट्स का जहाँ पर यूज़ अप्रोप्रिएट लगता है वो करें। देन डेफिनेटली आप प्रीवियस ऑडिटर से भी यहाँ पे क्लियरेंस लेटर ले रहे होंगे। फिर उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। इट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, क्रैमिंग का सेक्शन है जी। यहाँ पर आपसे एग्जामिनर सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप बुकिश नॉलेज जो है उसको यहाँ प्रेजेंट करें। एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग यूजिंग स्ट्राटिफिकेशन है। तो स्ट्राटिफिकेशन जैसे आपको पता है कि आप मज़ीद अपने जो डाटा है या आपकी पॉपुलेशन है उसको सब पॉपुलेशंस में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ स्ट्राटिफिकेशन। अब इस स्ट्राटिफिकेशन को ही हमने डिस्कस करना था कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। लाइक एफिशिएंसी आ जाती है, इसकी वजह से हम अपना ऑडिट प्रोसीजर्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। देन हमने यहाँ पर उसमें इम्प्रूव्ड रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आ जाता है डाटा, फैसिलिटी सब ग्रुपिंग एनालिसिस वगैरह आपके पास फैसिलिटेट सब ग्रुपिंग एनालिसिस हो जाती है। देन आप स्टैटिस्टिकल नॉलेज जो है उसको या टेक्निक्स जो हैं उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब ये चीज़ आपको मज़ीद प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स या प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्राटिफिकेशन जो है वो मिस स्टेटमेंट्स को कैसे आप प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, स्ट्राटिफिकेशन की वजह से मिस स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोजेक्शन कैसे हो सकती है या मिस स्टेटमेंट्स की प्रोजेक्शन कैसे की जा सकती है। तो उस पर अगर हम बात करें तो मेनली आपके पास चूँकि ये आपको सब ग्रुपिंग करवा देता है। अब स्ट्राटिफिकेशन के अंदर हर स्ट्राटा जो है उसका हर स्ट्राटम का एक अपना आप प्रोजेक्शन करेंगे मिस स्टेटमेंट की, एंड देन दैट विल बी एग्रीगेटेड। ये मेनली यहाँ पर स्टूडेंट्स ने आंसर करना था इसको। ऑडिटर अगेन बेसिक लेवल का क्वेश्चन है कि जी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एजर्शन लेवल आपने बताना होता है। इसको डिस्कस करना था कि जी ये रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ये हैं क्या, ब्रीफली डिस्कस द रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, और इसकी 2 एग्जांपल्स देनी थी। सेम आपने यहाँ पर बुकिश नॉलेज ही एज इट इज़ यूज़ करना था, इसमें उसको आपने डिफ़ाइन कर देना था। एज सच कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट नहीं था। फिर उसके बाद रिसेंट ऑडिट इंगेजमेंट है, ऑडिट मैनेजर कंप्लीटेड द फाइनल असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। यहाँ पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए था कि ये किस ग्रेड से आया हुआ है। ये एक्चुअली आपका मेन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ही सेक्शन है। इसमें ऐसा कोई टिपिकली अगर देखा जाए कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, बस यहाँ पर चूँकि फाइनल ऑडिट फाइल का वर्ड लिखा हुआ है इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। लेकिन यहाँ पर सिंपली आपने परफॉर्म करना था कि जी यहाँ पर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो भी चीज़ आप रिमूव करना चाहते हैं वो डायरेक्टली इस तरीके से रिमूव नहीं हो सकती। इफ़ देयर आर एनी मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड तो आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे किसने की और कैसे की। और डेफिनेटली उसमें अगर आप मज़ीद ऐड करते हैं कि जी अगर डिलीट करना चाहें तो विद इन 60 डेज़ आपके पास ऑप्शन होती है कि 60 डेज़ के अंदर आप अपने जो वर्किंग पेपर्स है उसके अंदर
खासकर फाइनल ऑडिट फाइल है उसके अंदर अगर चेंज कर रहे हैं तो ये काम आपने परफॉर्म करना है, लेकिन 60 दिन के बाद आपने कोई चेंजेस एज सच परफॉर्म नहीं करना है, इवन डिलीशन भी आप नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, अबव ट्रांजैक्शन को देखना, ये मेनली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थी और आपने बताना है कि ऑडिट टीम यहाँ पर क्या परफॉर्म करे। अगेन रिलेटेड पार्टीज से रिलेटेड आपके पास पूरा एक सेक्शन मौजूद है, पूरा एक चैप्टर मौजूद है, उसके अंदर डिफाइन किया हुआ कि इन केस आप आइडेंटिफाई करते हैं एक रिलेटेड पार्टी जो पहले किसी ने भी आइडेंटिफाई नहीं की या मैनेजमेंट ने आपको आइडेंटिफाई करके नहीं दी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर आप मैनेजमेंट से क्वेश्चनिंग भी करेंगे, यहाँ पर मैनेजमेंट से पूछेंगे। अब यहाँ चूंकि स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। अब जब इस तरह का स्पेसिफिक पॉइंट आ जाए कि जी आपने ऑब्जर्व किया, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया, तो एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऑल्दो के अमाउंट में भी मटेरियल है नहीं है, आपने उसको कहना क्वालिटेटिवली मटेरियल तो थी, दैट शुड हैव बीन डिस्क्लोज। अब डिस्क्लोज नहीं की गई तो आपने उस पर यहाँ पर डिस्कशन करनी थी। कोर्स ऑफ एक्शन आपने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स डिफाइन करने थे, वही प्रोसीजर्स जो बुक में लिखे हुए हैं एज इट इज़। रिप्रेजेंटेशंस में अगेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस का सेक्शन स्पेसिफिकली इस चीज़ पे रिलेटेड पार्टीज़ पे बात करता है। रिलेटेड पार्टीज़ वाले चैप्टर में ही स्पेसिफिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया कि जी आपने रिप्रेजेंटेशंस क्या क्या लेनी है, कि तमाम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स और इनके रिलेशनशिप्स डिस्क्लोज कर दिए गए हैं, कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी नहीं है जिसको हमने डिस्क्लोज नहीं किया। वो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं जी। योर फर्म इज़ द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ वास्तु लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। आपने यहाँ पर ऑडिट प्रोसीजर्स डिफाइन करना है, पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट आइडेंटिफाई करना है। तो अगेन ये क्वेश्चन हम यहाँ पर पहले डिस्कस करते हैं। ये कहाँ से आया, तो जी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स वाले जो नॉन करंट एसेट्स का हमारा टॉपिक था वहाँ से आया। मेन पॉइंट इसके अंदर क्या था कि जी डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट, इन दो चीज़ों को आपने कंसिडर करना था। देखें कोई भी एसेट है आपका, उसकी डेप्रिसिएशन आप ऐसा नहीं कर सकते कि जी सीज कर दें कि जी ये अगले 2 महीने या अगले 5 महीने चूँकि यूज़ नहीं हुआ या लास्ट 6 मंथ्स में यूज़ नहीं हुआ तो उस चीज़ की डेप्रिसिएशन चार्ज ना की जाए। अब यहाँ पर लास्ट 2 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो है इन्होंने क्लोज कर दिया इसको। तो अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि डेप्रिसिएशन क्यों यहाँ पर स्टॉप कर दी गई, स्टैंडर्ड तो अलाउ नहीं कर रहा। तो अब इस सिचुएशन में आपने एक और पॉइंट जो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है वो क्या है कि यहाँ पर आपने उसकी इम्पेयरमेंट पे भी बात करनी थी। इम्पेयरमेंट क्या है कि जी ये हो सकता है कि अगर डिमांड कम हो गई है प्रोडक्ट की, रिडक्शन इन डिमांड है, तो हो सकता है कि ये आपका जो प्लांट है वो हो सकता है कि इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड हो कि जी इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की जाए। तो अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट फॉर दीज 2 मंथ्स वाज ₹5 मिलियन। अब आपने अगेन इसमें मटीरियलिटी को कंसिडर करना है, क्या इधर इंफॉर्मेशन मटीरियल थी कि नहीं। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन इन इटसेल्फ 5 मिलियन थी जो कि 5% और 10% की रेंज में आती ही नहीं है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के, बिकॉज 5% जो था 12.5 मिलियन था, 10% वॉज 25 मिलियन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब इस सिचुएशन के अंदर ये अमाउंट इटसेल्फ तो मटेरियल नहीं थी, बट इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं की गई। अब इम्पेयरमेंट की अमाउंट कितनी है, अगेन दैट वाज सब्जेक्टिव, और यहाँ पर वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं थी। तो आप यहाँ पर हाइपोथेटिकली डिस्कस कर रहे होंगे चीज़ों को। जिन स्टूडेंट्स ने हाइपोथेटिकली इसको डिस्कस कर लिया कि जी इम्पेयरमेंट शुड हैव बीन चार्ज, और अगर वो अमाउंट मटेरियल होती तो उस पर हम ये प्रोसीजर्स लगा रहे होते कि इम्पेयरमेंट की अमाउंट कितनी है उसको प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर करवाएं। और यहाँ पर जो आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने थे वो डेप्रिसिएशन पे भी और इम्पेयरमेंट पे भी ऑलमोस्ट एक जैसे ही प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे होने थे। मैनेजमेंट से डिस्कशन है, उस पर इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग है। फिर उसके बाद पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। देखिए मटीरियलिटी जब आपने कैलकुलेट की उसका 1 मार्क आपको मिल गया, बाकी 3 मार्क्स अवेलेबल हैं आपके पास इस रिक्वायरमेंट में। अब इस रिक्वायरमेंट के अंदर आपने बताना है कि जी अगर तो इम्पैक्ट जो है वो मटीरियल है, परवेसिव नहीं है, ऐसी सिचुएशन के अंदर क्वालिफाइड ओपिनियन होगी। अगेन अगर क्वालिटेटिवली अगर देखा जाए तो आपके पास जो मिस स्टेटमेंट ये एक अवेलेबल है, और अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स इसके अलावा अगर कोई मौजूद हैं तो इन एग्रीगेट आइदर दे आर बिकमिंग मटीरियल। अगर मटीरियल हो रही हैं तो आप उस पर क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे होंगे, अदरवाइज क्वालिफाइड और परवेसिव इफेक्ट है तो आप उस पर एडवर्स ओपिनियन दे रहे होंगे। और चूंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं है ये इन्फॉर्मेशन कि
यहाँ पर इम्पेयरमेंट की अमाउंट क्या है, और अगर आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और लग रहा है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ सकता था इसका या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता था ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दैट केस अगर एडवर्स यहाँ पर आपके पास जो पॉसिबल इम्पैक्ट है वो परवेसिव भी होता, तो इन दैट केस हम यहाँ पर उस पर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी दे रहे होते। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को जितनी आसानी से परफॉर्म करना चाहिए था शायद उससे भी ज़्यादा आसानी से परफॉर्म कर लिया हो, लेकिन इसके अंदर एक दो पॉइंट्स इस तरह के थे जो कि शायद थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते थे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक सिचुएशन आपके पास आ रही है और आपको कहा जा रहा है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, लाइक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अंदर पॉइंट आ रहा है फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द अलेज्ड चार्ज ऑफ टैक्स इवेजन। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जब बात आती है इसका मतलब है पहले भी एक आपके पास इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी ऑन द बेसिस ऑफ विच रिकॉर्ड हैज़ बीन सीज्ड बाय द FBI। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होना था, यहाँ पर आपने इंफॉर्मेशन पहले लिटिगेशन पे भी थोड़ी सी बात करनी थी, उसके बाद बाकी सारा पॉइंट आपका था डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पे कि जी इन केस इफ़ देयर इज़ अ लिमिटेशन ऑन स्कोप नॉट इन द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी, वो उस पर बात आपने स्टार्ट करनी है और फिर उसी वाले स्टांस को आपने रिप्रोड्यूस करते जाना है कि जी यहाँ पर इन केस अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी हैं, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है। उसी पॉइंट्स में आपने मज़ीद जो हमारे पास स्टडी टेक्स्ट के अंदर भी चीज़ें मौजूद हैं कि कंक्लूड करना है आपने पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं। फिर अगेन डिस्क्लेमर के बाद आपके पास चूँकि लिमिटेशन ऑन स्कोप है और आपके पास एक मज़ीद ऑप्शन है कि आइदर चाहें तो हम यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम एंगेजमेंट, वो वाले पॉइंट्स भी आपने लिखने हैं ताकि ये 10 मार्क्स जो हैं इसको जस्टिफाई किया जा सकता। सो ओवरऑल अगर बात की जाए तो अभी तक जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं इसमें चूँकि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्रैमिंग सेक्शन था, ये इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऑलमोस्ट आपके पास बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन था जिन बच्चों को अब IA-16 एक्चुअली चूँकि बच्चों का फेवरेट एरिया होता है तो वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वो इजी में ही कंसिडर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 वाज अ बिट डिफ़िकल्ट, इसके अंदर बच्चों को काफ़ी हद तक अपना रिपोर्टिंग वाला सेक्शन जो है उस पर एम्फेसाइज करना पड़ना था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अगेन दैट इज़ क्रैमिंग बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर रीज़न फॉर इंक्लूजन ऑफ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ, ये दोनों चीज़ें ही इसके अंदर आपने बतानी थी कि रीजंस वही हैं जो आपके पास स्टडी टेक्स्ट में भी लिखी हुई हैं कि एक चीज़ अगर आपको लगता है फंडामेंटल है टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग तो आपने यहाँ पर इंक्लूड करनी है। 4 मार्क्स हैं, आपने उसके अंदर वो चीज़ें लिखनी थी तो ये मार्क्स इसके जस्टिफाई हो जाने थे। प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट की बात करें, लिस्ट द पर्सनस फ्रॉम हुम द ऑडिटर हैज़ राइट टू एक्वायर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड सच इंफॉर्मेशन। जी वो सारे पर्सनस जो चैप्टर 1 के अंदर ये पॉइंट आपका आ रहा होता है कि जी आप किस किस से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो उसमें डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी और बाकी सारे लोग भी जिनसे आपको अप्रोप्रिएट लग रहा होता है इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना, वो सारे आ जाने थे। यहाँ पर उन सब से आपने इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे होना था। जी इसके अलावा सब्सिडरी का अगर कोई डाटा है, सब्सिडरी का कोई अकाउंटेंट है, कोई भी ऐसा पर्सन जो होल्ड कर रहे हैं या अकाउंटेबल है फॉर एनी ऑफ द कंपनीज बुक्स, उन सब से आप इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। वही 4 पॉइंट्स जो आपकी बुक में लिखे हुए चैप्टर 1 के अंदर वही आपने एज इट इज़ रिप्रोड्यूस कर देने थे। फिर ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, अगेन ये आपके पास बुक में एज इट इज़ लिखा हुआ है, आपने सिर्फ वहाँ से पेश करना है। चैप्टर नंबर 12 के अंदर ये पार्ट लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, उसमें उसकी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो जाता है कि जी वो रिपोर्ट किसको करता है, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, किस तरह से ये ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से डिफ़र कर रही होती हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि ये ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ही एज्यूम कर रहा है और इंटरनल ऑडिटर अपनी ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी मेंबरशिप किस बॉडी के साथ है, क्या 2-4 गवर्नेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है भी कि नहीं, क्या उनको रिपोर्ट कर भी रहा है किसी चीज़ पे कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये अगेन दैट वाज एन ईजी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ए पार्ट और बी पार्ट 2 पार्ट्स थे। योर फर्म इज़ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ नेल्टर डेयरी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। यहाँ पर आपके लिए आइडेंटिफाई करना था कि जी कंट्रोल्स रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, कंट्रोल्स आपको बताए हुए हैं, आपने सिर्फ इंश्योर करना था इनमें से एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जो कंट्रोल्स हैं वो एग्जिस्टेंस से रिलेटेड क्या कि जब भी स्टॉक रिसीव हो रहा है वो काउंट हो रहा है,
फिर उसके बाद उसकी स्टोरेज हो रही है, वो सारे पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई करने से, स्टॉक काउंट होता है, डैमेज स्टॉक को किस तरह से रखा जाता है, ये सारे पॉइंट्स आपने एक साइड पे लिख लेने हैं। ये चूँकि 8 मार्क्स हैं तो एटलीस्ट आपके पास 5 to 6 मार्क्स आप कोशिश करें कि यहाँ पर इसको कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करके तो इसको लिख रहे हो। अगेन उसके अगेंस्ट आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल सजेस्ट करने थे। जो कंट्रोल्स का पार्ट था उसके सिग्निफिकेंट पॉइंट्स नहीं थे, मेन पॉइंट्स थे आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के। तो कोशिश करनी थी कि 5 to 6 मार्क्स हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करके तो बड़ी इजीली गेन कर सकते थे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स उसके अगेंस्ट फ़ौरन लगाए और यहाँ से हमने अगेन निकाल लिए। यहाँ पर ये थोड़ा सा एक आपका मॉडरेट लेवल का, एडवांस लेवल का क्वेश्चन था कि यहाँ पर एग्जामिनर ने अपनी रिक्वायरमेंट के अंदर बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ने रिसीट ऑफ इन्वेंट्री की बात करनी थी कि जी वो काउंट होती है, मैच होती है विद पीओ। अब पीओ वगैरह जो हैं आपके पास वो सिक्वेंशली नंबर्ड हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें भी आपने इसमें इंश्योर करवा लेनी थी। फिर उसके बाद सेग्रीगेशन ड्यूटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, लाइक डिफरेंट इंगेजमेंट टीम्स जो हैं वो परफॉर्म करती हैं स्टॉक काउंटिंग। अगर डिफरेंसेस आ रहे हो तो वो सारी चीज़ें आपके पास इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस इंश्योर करने के प्रोसीजर से आपने उस पर रीपरफॉर्मेंस करनी थी, आपने उसको टेस्ट करना था कि आइदर डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट लोग ही साइन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो लोग काउंट परफॉर्म करके आए हैं वही टेस्ट काउंट अगेन परफॉर्म कर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के अंदर आपने मेनली खुद से प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे होना था। तो अगेन ये एक थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, अदरवाइज बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। NDL हैज़ प्रोवाइडेड द ऑडिट टीम विद ईयर एंड इन्वेंट्री काउंट शोइंग फॉर ईच प्रोडक्ट, डेट ऑफ लास्ट परचेज, सेल, कॉस्ट, सेलिंग प्राइस। अब अगेन आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई कि जी आपको ये चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करें, स्पेसिफिकली बोलने का मकसद ये था कि जी आपके पास हर चीज़ का एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, आप उसी पर सब्सटेंटिव टेस्टिंग परफॉर्म कर लें तो 5 मार्क्स तो यहीं से ही आपके पूरे हो जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो जी ये क्वेश्चन पेपर जो था आपका बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, इट वाज अ गुड क्वेश्चन पेपर। एग्जामिनर ने आपके नॉलेज की टेस्टिंग की बात की इसमें मेनली, इसमें एज सच कोई इस तरह की बात नहीं थी जिसमें बच्चों को कंफ्यूज हो जाना चाहिए कि जी पता नहीं कहाँ से पेपर आ गया। इट वाज फ्रॉम द स्टडी टेक्स्ट। और इसमें अगर अब आप एनालाइज करते हैं तो एग्जामिनर की कोशिश होती है कि जो आपके पास नॉलेज है उसको मज़ीद एक्सपैंड करवाए, इन द सेंस कि जी आप उसको टेस्ट कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो और प्रैक्टिकल लाइफ से करीब तर आहिस्ता आहिस्ता लेकर जा रहा है, आपके एनालिटिकल स्किल्स जो हैं उसको इम्प्रूव करवा रहा है। तो बाकी अगर कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक हैं, कोई टीचर से डिस्कशन है तो उसके लिए हम अवेलेबल हैं, कोई इशू नहीं है। आप जिस टाइम चाहें यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं हमसे। थैंक यू सो मच जी।